बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को किन किन मेथड के साथ हल किया जा सकता है। उनमें से सबसे पहला मेथड जो है वो है पावर रूल। और पावर रूल क्या होता है? अगर आपके पास कोई फंक्शन है x रेज़ टू पावर n dx, तो उसको इंटीग्रेट किया जाता है x रेज़ टू पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन प्लस c, और n कभी भी -1 के बराबर नहीं होता। आइए इसको ज़रा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर x की पावर n dx है तो इसका आंसर हमने लिखा है xn प्लस वन ओवर n प्लस वन प्लस c। इसमें हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि n -1 के बराबर क्यों नहीं हो सकता। ऐसी क्या वजह है कि n -1 के बराबर नहीं होना चाहिए? ये कंडीशन लगाई गई है पावर रूल पे। तो पहले इसी बात को चेक करते हैं। अगर हम x की जगह पे -1 रिप्लेस करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। -1 प्लस वन ओवर -1 प्लस वन प्लस c। अब आपको देखने से पता चलेगा कि -1 से क्यों रोका जाता है, क्योंकि इस -1 की वजह से डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है, और डिनोमिनेटर में ज़ीरो आने का मतलब है कि ये ओवरऑल आंसर इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो किसी फंक्शन का इंटीग्रल लें, इनडेफिनेट इंटीग्रल, और वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, तो ये चीज़ इंटीग्रेशन में और किसी मैथमेटिक्स में इस चीज़ से हमें अवॉइड करना है कि किसी सूरत नीचे ज़ीरो बनने से बचा जाए। तो इस सूरत हाल में जब इंटीग्रेट किया गया तो इसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस रीज़न हम यहाँ पे कहते हैं कि n हमारा -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है एक बात तो क्लियर हो गई कि n -1 नहीं होगा। तो अब आगे चलते हैं तो कि n पे क्या क्या ऑप्शन n के लिए हो सकती हैं। n आपके पास हम चेक करते हैं कि अगर n आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है तमाम वो वैल्यूज़ जो पॉजिटिव होंगी, और इंटीजर्स का मतलब है वो 1 2 3, यानी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है फ़र्ज़ करें मैं इसकी पावर n की जगह पे मैं 1 रखता हूँ और इसको मैं ज़रा पावर रूल के मुताबिक चलाता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस वन ओवर 1 प्लस वन, जिससे साबित हो जाएगा प्लस c, और इससे आंसर आ जाएगा x² बाय 2 प्लस c। इसी तरह अगर मैं पावर यहाँ पे 5 कर लेता हूँ, 5 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मेरे जहन में ये फौरी तौर पे आ जाएगा। तो किसका आंसर आएगा x6 बाय 6 प्लस c। अगर इसी में पैटर्न से कंटिन्यू करूँ, मैं x की पावर 100 ले लेता हूँ, तो भी पावर रूल इसी तरह ही फॉलो करेगा कि 101 ओवर 101 प्लस c। इसका मतलब है कि आंसर आपका जो पावर रूल है उसमें n को पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किया जा सकता है। आंसर्स आना शुरू हो गए हैं, पावर रूल इन पे ऑपरेट हो रहा है। अब देखना ये है कि पॉजिटिव इंटीजर अगर हमने लिए हैं तो क्या नेगेटिव इंटीजर्स के ऊपर भी ये जो है अब देखना ये है कि क्या जिस तरह पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये पावर रूल एप्लीकेबल था, क्या नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स के लिए हम नेगेटिव इंटीजर्स में -1 नहीं रख सकते, क्योंकि -1 के ऊपर कंडीशन है कि ये नहीं ले सकते आप। तो नेगेटिव -1 के अलावा आप कोई भी इंटीजर नेगेटिव पावर पकड़ें और इस फॉर्मूले को, पावर रूल को ऑपरेट करें, तो आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। बड़ी आसानी से आपको लगेगा कि ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, और आपके आंसर आसानी से आना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे फाइनली इसका आंसर आएगा -1 ओवर x प्लस c। इसी तरह आप इसकी पावर -5 ले लेते हैं
तो आप आसानी से आप कह सकते हैं कि x रेज़ टू पावर ये बनेगा -4 और -4 ही नीचे आ जाएगा, +3 आएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -1/4 x रेज़ टू पावर 4 + c। इसका मतलब है ये वाला फार्मूला नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी ओके है, बस नेगेटिव इंटीजर्स में आपने -1 नहीं लेना। अब यहाँ एक और बात देखने वाली है, आपने ये कहा कि पॉजिटिव इंटीजर्स सारे लिए जा सकते हैं, उसके बाद हमने ये कहा कि नेगेटिव इंटीजर्स भी सारे लिए जा सकते हैं, सिर्फ -1 नहीं लेना। तो जब नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो गई, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो गई, तो दरमियान में जब इसको हम इंटीजर बोलें अगर, तो दरमियान में एक नंबर बचता है 0। तो अगर n हमारे पास इस क्वेश्चन के मुताबिक 0 हो, इस फार्मूले में अगर n की जगह हम 0 पुट करें, तो हमारे साथ फार्मूले के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो अगर x की पावर 0 हो तो अकॉर्डिंग टू द पावर रूल 0 + 1 लिखेंगे और वही 0 + 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, +c लिखेंगे, जिससे सिंप्लीफिकेशन के बाद पता चलेगा कि x की पावर 0 अगर हो तो उसका हमेशा इंटीग्रल जो है वो x + c आएगा। इससे एक और बात पता चलती है कि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो वो तो हमेशा 1 के बराबर होता है। ये तो बेसिक लेवल पे हम पढ़ते हैं। इसका मतलब है असल में x की पावर 0 का मतलब है हमने 1 का डेरिवेट 1 का इंटीग्रल बेसिकली फाइंड आउट किया है, जो कि बेसिकली बन जाएगा x + c। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन अगर किसी भी जो है कांस्टेंट की ली जाए, अब यहाँ पे कांस्टेंट स्पेसिफिकली 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन है x + c। तो अब हम देखते हैं अगर 2 हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी। तो अगर हम 2 को देखें तो 2 के साथ हम लिख देते हैं x रेज़ टू पावर 0 प्लस अब यहाँ देखें हम इस यहाँ पे लिख देते हैं 2 के साथ 2.x रेज़ टू पावर 0 और इसको इंटीग्रेट करने जाते हैं। तो हमने इंटीग्रेशन तो करनी है वेरिएबल की, तो कांस्टेंट एक साइड पे रहेगा, तो हमारे पास इसका बेसिकली जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2x रेज़ टू पावर 0 + 1 ओवर 0 + 1 प्लस c। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2x + c। इसका मतलब है हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर 1 था तो आंसर आ गया 1x, अगर 2 होगा तो आंसर आ गया 2x। इसका मतलब है अगर हम इसमें माइनस का कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 3dx करते हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन करने जाएं तो हमें ये महसूस हो रहा है कि इसका आंसर इंटीग्रेशन के बाद -3x + c आना चाहिए। तो बस ये साबित हुआ कि किसी भी कांस्टेंट का जो इंटीग्रल है वो x + c होगा और साथ वो कांस्टेंट खुद मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है हम एक जनरल बात यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर मेरे पास एक कांस्टेंट है a और मैं कहता हूँ इसकी इंटीग्रेशन बताएं, तो हम ये लिख सकते हैं कि ax + c। अब a यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है। तो इस सारी डिस्कशन से एक चीज़ साबित हो रही है कि हम x की पावर जो n थी, ये n आपके पास अब इंटीजर होगा और इंटीजर में से सिर्फ आपने -1 को निकाल देना है। बाकी पॉजिटिव नंबर 1 से लेके आगे कोई भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह आप नेगेटिव नंबर सारे ले सकते हैं -1 को छोड़ के, और 0 भी लिया जा सकता है। तो 0 की वजह से एक नई जो है वो डायरेक्शन मिली कि 0 की मदद से हमने कांस्टेंट के डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, बात यहाँ पे सिर्फ ख़त्म नहीं होती,
अब n हमने डिस्कस कर लिया कि पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है एंड नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, -1 को उसमें से निकाल देना है, और n 0 भी हो सकता है। तो अगर इंटीजर्स के लिए हो सकता है तो क्या n रैशनल नंबर हो सकता है? तो आइए ज़रा इसके बारे में भी चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर x 1/2 हम लें, ये 1/2 एक रैशनल नंबर है, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें कोई कबाहत नहीं है पावर रूल लगाने में, आसानी से पावर रूल ऑपरेट हो जाएगा। तो आपको ये महसूस होगा जी x 3/2 प्लस c, और फाइनल आंसर इसका आएगा जी 2/3 x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। इसका मतलब अगर आपने रैशनल पावर ली है तो वो रैशनल पावर पॉजिटिव थी, तो क्या रैशनल पावर नेगेटिव लें तो भी आपका फॉर्मूला वर्क करेगा? यस, देख लें। इसके ऊपर भी हम लिखते हैं x -1/3 प्लस 1 -1/3 प्लस 1 प्लस c, सिंप्लीफाई करने से बनेगा 2/3 और नीचे आ जाएगा जी 2/3 प्लस c, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आ जाएगा 3/2 x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस c। इसका मतलब है रैशनल नंबर के लिए भी ये ओके है, रैशनल नंबर माइनस में हो या प्लस में, रैशनल नंबर के लिए भी ये ओके है। अब एक बात बचती है, वो है कि क्या ये इर्रेशनल नंबर के लिए भी फॉलो करेगा? तो हम उसके लिए भी देख लेते हैं कि x जो है, अगर मैं उसकी पावर ले लेता हूँ √2 dx, तो इसके ऊपर भी अगर हम पावर रूल ऑपरेट करें √2 प्लस 1 ओवर √2 प्लस 1 प्लस c, तो ये बात भी ओके है। इसका मतलब है आप रैशनल नंबर लिया तब भी बात ट्रू है, आपने इर्रेशनल नंबर लिया तब भी बात ट्रू है, आपने इंटीजर्स लिए तब भी बात ट्रू है, सिर्फ इंटीजर्स में से -1 को निकालना पड़ेगा। इन सारी बातों के बाद एक बात बड़ी ज़रूरी है जो आपने चेक करनी है। आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि हमें ये फार्मूला बना के दे दिया गया, हम तो कोई भी नंबर लेके इसको चेक करते चले जाएंगे, तो फिर हमें कंफर्मेशन कैसे होगी ये फार्मूला जो बनाया गया ये ठीक है, या हम कैसे वेरीफाई करेंगे ये फार्मूला ठीक है? तो इन सारी डिस्कशन से एक बात तो ये क्लियर होगी कि जो n आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, अब ये n आपका एक रियल नंबर होगा। n इज़ अ रियल नंबर, n इज़ अ रियल नंबर। इसका मतलब है कि रैशनल नंबर अगर लिए जा सकते हैं सारे के सारे, इर्रेशनल नंबर सारे के सारे लिए जा सकते हैं। रैशनल और इर्रेशनल नंबर की यूनियन को हम रियल नंबर कहते हैं कि n जो है हमारा रियल नंबर होगा, लेकिन सिर्फ उसमें एक कंडीशन होगी कि उसमें हमने -1 को कंसीडर नहीं करना। n कभी -1 नहीं होगा, -1 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर यहाँ पे लिखा जा सकता है। अब यहाँ एक और बात बड़ी काबिल गौर है कि आप लोग ये इस फार्मूले को आप लोगों ने क्यों माना कि ये फार्मूला इस तरह से है, कोई प्रूफ नहीं दिया गया आपको, कोई बात बताई नहीं गई, आपने इसको ट्रू मान ली है। तो कोई इसको काउंटर चेक करना चाहे तो वो कैसे चेक करेगा? आइए ज़रा इसको हम काउंटर चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है और आप इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं x 4/4 प्लस c। अब आपको ये चीज़ चेक करनी है कि वाकई इस फंक्शन का इंटीग्रल ये आता है। तो इसका एक आसान तरीका है जो आपको डेफिनेशन लेके जाएगा डिफरेंशिएशन में, कि अगर आप जो फंक्शन आपके पास राइट हैंड साइड पे प्रोड्यूस हुआ इंटीग्रेशन करने के बाद, उस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट किया जाए, उस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या ये वाला फंक्शन जो यहाँ इंटीग्रल के बाद लिखा हुआ है, क्या ये वापस आता है? अगर ये फंक्शन आपको वापस मिल जाता है, इसका मतलब है जो इंटीग्रेशन पावर रूल ऑपरेट किया गया वो ठीक है। तो आप इसको ऑपरेट करते हैं बाय डिफरेंशिएशन, तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर तो ये आ रहा है। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन 0 होती है, 4 से 4 कैंसिल होगा तो फाइनल आंसर आपके पास x³ आ रहा है।
इसका मतलब है क्योंकि इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है, तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब है कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आपने देखें जो लिया है, अगर किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन ली जाए उसका डेरिवेटिव लें तो ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेट किया जाए तो रिवर्स केस में आपको वो फंक्शन मिल जाएगा जो इंटीग्रेशन के बाद आता है। तो इससे साबित ये हुआ कि आपके पास जो इंटीग्रेशन का पावर रूल है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए आपको ये एक मेथड बताया गया है। अब सबसे आखिर में मैं आपको वो बात बताने जाना चाह रहा हूँ जो शुरू में बतानी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे आप सब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम ये फार्मूला बना रहे थे x रेज़ टू पावर n dx इज़ इक्वल टू x रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। अब आपके जहन में ये ख्याल आना चाहिए था और आया होगा कि ये c क्या बला है, ये c क्यों लगाया गया है, c क्या चीज़ है। c बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और वो ये इसकी इंटीग्रेशन करते हुए क्यों आया है, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह को अब हम जानते हैं कि ये c आता क्यों है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2, तीसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, चौथा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 और उसके बाद एक और फंक्शन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस सब का, इन तमाम फंक्शंस का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, तो क्या आपको ये आंसर नहीं मिलेगा 2x। फंक्शन सारे डिफरेंट हैं क्योंकि पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म में कांस्टेंट वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो आपको आंसर सबका 2x मिल रहा है। तो ये जो आंसर 2x मिला है, इस आंसर की एक इंटीग्रेशन जब करने जाते हैं तो क्या होता है ये अब हम देखते हैं। इस आंसर की हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करने लगे हैं तो 2 उसी तरह आ जाएगा, x के ऊपर पावर रूल ऑपरेट हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस c, 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल होगा और फाइनल रिजल्ट आएगा x स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ आपको क्लियर होगा कि c क्यों आया, क्योंकि देखें जब इस फंक्शन सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करने लगे थे तो किसी के साथ एक्स स्क्वायर के साथ प्लस 1 आ रहा था, किसी के साथ माइनस 2 आ रहा था, किसी के साथ अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ 0 आ रहा है, किसी के साथ 1/2 है, किसी के साथ स्क्वायर रूट 2 है। ये तमाम कॉन्स्टेंट्स जो आ रहे हैं ये सब के सब मुख्तलिफ हैं। तो इन सारे कॉन्स्टेंट्स के बारे में आपको नहीं पता चल सकता क्योंकि आपको फंक्शन दिया गया है डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो आपको ये नहीं बताया गया कि कौन सा कांस्टेंट इसके साथ मौजूद था। क्योंकि आपको ये नहीं बताया गया कौन सा कांस्टेंट मौजूद था, इसलिए आपने यहाँ पे c लिखा है। ये c का मतलब है कि कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वो कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, वो कांस्टेंट इनमें से कोई भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है। तो इस वजह से हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का ये c यूज़ करते हैं और ये बहुत अहम बात है। जो भी स्टूडेंट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जाएंगे वो इस c के बारे में ज़रूर अपने असातिज़ा कराम से पूछेंगे और ऑब्वियसली उनको यही जवाब मिलेगा जो इस वीडियो में बताया जा रहा है।